नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिशिएंसी अकाउंट पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या रखा है कि कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसका 1 अप्रैल 2016 में समापन स्टार्ट हुआ है, उससे संबंधित कुछ सूचनाएं दे रखी है। क्वेश्चन का मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, उससे आप क्वेश्चन पढ़ लेना। तो और उन सूचनाओं से हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का बनाते हैं। इसका परफॉर्म मैंने बना रखा है। इधर का साइड जो है ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। इसमें पहले सबसे आता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड, यानी ANSP, एज पर लिस्ट ए, यानी इस लिस्ट के अंतर्गत ऐसी एसेट्स आएंगी जिनको लोन लेने के लिए कहीं पर भी सिक्योरिटी या जमानत के रूप में नहीं रखा गया है। वो कौन कौन सी एसेट्स है देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है कैश की अमाउंट है 100 रुपीज। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, यानी इसे शॉर्ट में कहेंगे BR, 15,000 रुपए। यहां भी 15,000। अब देखो, ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी एसेट्स है उसकी जो बुक वैल्यू है वो तो यहां लिखेंगे, और उस एसेट से कितना पैसा रिलाइज हो सकता है, यानी ERV, एस्टिमेटेड रिलाइज वैल्यू, इधर लिखी जाएगी। कैश की बुक वैल्यू रिलाइज वैल्यू सेम ही होती है, इसलिए मैंने यहां लिखा है कैश की अमाउंट। इसके बाद आता है दोस्तों डेटर्स, सन्डरी डेटर्स। डेटर्स 3 प्रकार के दे रखे हैं। पहले दे रखा है गुड, डाउटफुल और बैड। गुड के दे रखी है 10,000, डाउटफुल है 13,000 और डाउटफुल है 7,000 और बैड है 6,000। टोटल मिला के हो गए 23,000। दोस्तों, क्या रखा है, जो डाउटफुल 7,000 के हैं इनसे 50% पैसा वसूल होगा, यानी 10,000 तो ये मिल जाएंगे और इसका 50% कितना, 3,500 रुपए। अर्थात 10,000 और 3,500 कितने पैसा वसूल होगा, 13,500 रुपए। और बैड से कभी कोई पैसा रिलाइज नहीं होता है। इसके बाद गिवन दोस्तों स्टॉक की वैल्यू है 50,000 बुक वैल्यू, लेकिन स्टॉक से रिलाइज होंगे केवल 40,000 रुपए। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट 1.5 लाख है बुक वैल्यू, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिलाइज वैल्यू है 1 लाख रुपए। इसके बाद मशीन एंड टूल्स 5,000 रुपए के हैं, जिनसे जो एस्टिमेटेड रिलाइज वैल्यू है वो 2,000 रुपए। ANSP में ये चीजें दे रखी है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा 1,70,600 रुपए। ये टोटल ऑफ ए हो गया, यानी लिस्ट ए का टोटल। अब इसके बाद आती है लिस्ट बी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज्ड एज पर लिस्ट बी, यानी इसमें ऐसी एसेट्स आती हैं जो लोन लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास गिरवी के रूप में रखी हुई हो। इसे लिखने के लिए हम 5 कॉलम बनाते हैं। पहले एसेट्स का नेम, फिर ERV यानी एस्टिमेटेड रिलाइज वैल्यू, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कितना लोन ले रखा है, डेफिशिएंसी और सरप्लस। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में क्या रखा है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30,000 के हैं और उनके पास जो वैल्यू रखी है सिक्योरिटी वो 35,000। तो लिख लेते हैं यहां पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है? 35,000। और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, जितना लोन लिया है उनसे, तो लोन लिया है यहां पर 30,000। अब ईआरवी यदि ज्यादा है क्रेडिटर से तो आता है सरप्लस। यहां डेफिशिएंसी कुछ नहीं आएगी, 5,000 का सरप्लस आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या रखा है? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के? 20,000 के, जबकि 10,000 रुपए की उनके पास सिक्योरिटी रहती है। तो सिक्योरिटी की वैल्यू है 10,000, लोन लिया है 20,000। अब यहां देखें आप, ईआरवी कम है जबकि लोन ज्यादा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में यहां डेफिशिएंसी आएगी 10,000 की, सरप्लस कुछ नहीं आएगा। अब टोटल कर लेंगे। टोटल ईआरवी 45,000, टोटल लोन 50,000, डेफिशिएंसी आ गई 10,000 की, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे, 5,000 का सरप्लस आ गया। और ये जो सरप्लस की अमाउंट है हम बाहर लिख देंगे 5,000 रुपए सरप्लस। अब ये अमाउंट टोटल ऑफ ए और 5,000 ये टोटल जोड़ लेंगे तो 1,75,600 रुपए, 1,75,600 रुपीज। ये क्या आ गया? एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रीफरेंस क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड बाय फॉरवर्डिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी जो बाकी पेमेंट है लाइबिलिटीज का करता है, उसके लिए टोटल जो हमारे पास अवेलेबल एसेट्स है, ये अवेलेबल कैश है, वो कितना है? 1,75,600। और इसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, सीएफ कैरी फॉरवर्ड। अब इसके बाद इस ग्रोस एसेट्स की एक समरी बनाती है, समरी ऑफ ग्रोस एसेट्स। इसमें क्या क्या चीज आएगी? रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एएसपी, यानी इस लीज से कितनी सिक्योरिटी थी, कितना पैसा था। तो देखेंगे यहां पर सिक्योरिटी की ईआरपी कितनी है? 45,000। इसे लिखेंगे रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एएसपी 45,000। फिर अदर एसेट्स ये है 1,70,600। दोनों का टोटल कर लेंगे, टोटल आ गया 2,15,600 रुपए। यानी टोटल जो हमारे ग्रोस एसेट्स हैं वो 2,15,600 रुपए की है। ये हमारा एसेट साइड कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब आती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो हमारी एसेट्स टोटल अवेलेबल थी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, पहले वो ले आएंगे आगे। जो हमें अमाउंट यहाँ लिखी थी ना 1,75,600, पहले वो उसे आगे ब्रॉड फॉरवर्ड लिख लेंगे 1,75,600 एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर लायबिलिटीज। इसके बाद में लायबिलिटीज में हम एक कॉलम इधर ही बनाते हैं जिसे हम लिखेंगे ग्रोस लायबिलिटी, और इधर हमारा इसका एक्चुअल लायबिलिटी जो पेमेंट किया है। अब देखो यहां पर आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। तो यहां बी में सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे? 30 और 20 50,000 रुपए में। तो वो 50,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहां आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए इस 50 में से पेमेंट कितने का हो पाया? पेमेंट हुआ 30 और 10 केवल 40 का, 10 डेफिशिएंसी रह गई। ये जो डेफिशिएंसी है यहां अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड कर दी जाएगी, और इसका यहां अमाउंट 50,000 आएगा, यहां कोई अमाउंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका पहले ही एएसपी में पेमेंट कर दिया गया है, इसलिए ऑलवेज हमेशा ये अमाउंट यहां पर नील आती है। इसके बाद है प्रेफरेंस क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दोस्तों गिवन है हमें 6,000 के, और इसका पेमेंट कर देंगे 6,000। यहां पर है इस अमाउंट को कोई पेमेंट नहीं करा हमने, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये अमाउंट ऐसे ही आ जाएगी 1,75,600। अब इस अमाउंट में से 6,000 प्रेफरेंस क्रेडिटर्स पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 1,69,600।
ये बैलेंस किसके लिए बच गया? डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के लिए। अब देखते हैं डिवेंचर होल्डर कितने गिवन है। तो डिवेंचर होल्डर में गिवन है, इसमें क्या लिखा है 14% फर्स्ट मॉर्टिगेज डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस और अमाउंट गिवन है इनकी 1,50,000 रुपए। तो 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 डिवेंचर होल्डर और इसका पूरा पेमेंट कर देंगे क्योंकि हमारे पास इतना कैश है। यह अमाउंट बचेगी 19,600 रुपए। ये बैलेंस किसके लिए बचा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है यहां पर दोस्तों, पहले दे रखा है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल 1 लाख रुपए के, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दे रखे हैं 70,000 के। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 का। इसके बाद एक बिल डिस्काउंटेड था और जो बैड माना गया है तो वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा 10,000 का। और जो डेफिशिएंसी आई थी 10,000 की, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। इन सबको जोड़ देंगे तो ये अमाउंट आएगी हमारी 1,70,000, 1,70,000, 80, 90, 100 यानी टोटल अमाउंट आएगी 2 लाख रुपए। अब यहां 2 लाख माइनस करेंगे, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर जो कैश अवेलेबल है वो केवल है 19,600 रुपए और पेमेंट करना कितना है? 2 लाख का। तो यहां पर डेफिशिएंसी आ जाएगी 1,80,400 रुपए। एक बात हो दोस्तों, यहां जो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर की अमाउंट 50,000 लिखी थी, ये 50,000 ना लिख करके 40,000 लिख जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस 50 में से यहां जो पेमेंट हुआ है केवल 40 का हुआ है। 10 डेफिशिएंसी थी और वो डेफिशिएंसी हमने यहां ऐड कर दी। अगर हम यहां भी 50 दिखाएंगे और यहां 10 दिखाएंगे तो 10,000 लायबिलिटी ज्यादा ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों यहां टोटल कर लेते हैं, टोटल अमाउंट इस तरह का लायबिलिटी साइड का। तो 2, 3, 3.5 यानी 3,96,000, 3,96,000 क्योंकि 2 और 1.5 3.5, 3,50,000, 3,90,000 और 6,96,000, 3,96,000 ग्रोस लायबिलिटी है। यहाँ जो बैलेंस बचता है हमारा वो 1,80,000 और ये बैलेंस जो बचता है नेगेटिव अर्थात ये डेफिशिएंसी है। अब पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो देखो दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में क्या रखा है? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो 20,000 शेयर है 10 रुपीज वाले। तो यहां पे लिखिए दोस्तों 20,000 शेयर्स ऑफ फुली पेड अप यानी टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख माइनस करेंगे दोस्तों, वो भी माइनस के हैं तो यहां पे आएगा 3,80,400 माइनस। इसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करते हैं एज पर लिस्ट एच, सॉरी एज पर लिस्ट जी। तो इक्विटी शेयर होल्डर में है इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर है 10 रुपीज वाले, लेकिन ₹5 पेड अप है। लिखेंगे यहां पर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बट ₹5 पेड अप। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो यहां पे आएगा 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर माइनस करेंगे तो आएगा 4,80,400 रुपीज। अर्थात कहने का मीन्स टोटल दोस्तों की ये जो टोटल डेफिशिएंसी आई वो 4,80,400 की आई है। ये दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस दूसरा अकाउंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। दोस्तों मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है, इसमें आप जानते हैं पहला हेडिंग आता है
आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस, यानी इधर वो अमाउंट आएगी जिससे डेफिशिएंसी में वृद्धि होती है, या ऐसे कह सकते हैं आप कि जिससे सरप्लस यदि है तो वो कम होता है। और दूसरा बी हेडिंग, इसमें आता है आइटम कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, यानी इसमें वो अमाउंट आएगी जिससे डेफिशिएंसी कम होती है या सरप्लस बढ़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है इसमें एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स। तो दोस्तों ये चीज क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम टोटल जो क्वेश्चन में कैपिटल और लायबिलिटीज दे रखी है वो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या चीज गिवन है इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। ये कैपिटल आ गए दोस्तों दोनों। अब इसके बाद आते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स है 1.5 लाख के। इसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30,000 के, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000, बिल्स पेएबल 1 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 70,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। यानी जो भी क्वेश्चन में हमें लायबिलिटीज दी हुई थी वो सब हमने लिख करके ऐड कर ली, तो टोटल कैपिटल और लायबिलिटी साइड आती है 6,86,000। इसके बाद एसेट्स जो क्वेश्चन में दी है वो सब एसेट्स लेंगे। तो एसेट्स में दोस्तों पहले कैश है 100 रुपीज का, बीआर है बिल्स रिसीवेबल 15,000 के, स्टॉक है 50,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000, मशीनरी 5,000, सिक्योरिटी 35,000 जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास थी, फिर दूसरी सिक्योरिटी 10,000 जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास थी, फिर डेटर्स गुड डाउटफुल बैड तीनों मिला दिए 23,000। तो टोटल एसेट्स आती है 2,88,100। दोस्तों यहां ये बात ध्यान रखना एसेट्स की अमाउंट जोड़ते समय कि इसमें हमें बुक वैल्यू लेनी है, हमें ईआरवी नहीं लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। अब दोस्तों कैपिटल लायबिलिटीज है 6,86,000 की, एसेट्स है 2,88,100 की, यानी ये अमाउंट इससे ज्यादा है। अर्थात ये अमाउंट कहां आएगा, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, यानी 6,86,000 में से हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे 2,88,100। जो भी अमाउंट बचेगी वो हम बाहर लिख देंगे। ये आते हैं 3,97,900। इसके बाद और चीज देखते हैं दोस्तों, नेट डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर्ड। ये दोस्तों नेट डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर्ड हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, डैश कर देंगे। फिर नेट ट्रेडिंग लॉस कितना है, ट्रेडिंग लॉस भी दोस्तों क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। इसके बाद अदर लॉस। अब अदर लॉस क्या क्या हुए वो देख लेते हैं दोस्तों। अदर लॉस में सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू गिवन थी 50,000, जबकि एस्टिमेट वैल्यू कितनी थी इसकी 40,000, तो स्टॉक से कितना लॉस हो गया 10,000 रुपए। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट थी 1.5 लाख, जबकि इससे वसूल हुए थे केवल 1 लाख रुपए, यानी इससे 50,000 का लॉस हो गया। इसके बाद दोस्तों मशीनरी थी, मशीनरी 5,000 की थी, लेकिन इससे वसूल हुए केवल 2,000, यानी 3,000 का यहां भी लॉस है। इसके बाद डेटर्स है 23,000 के, जबकि जो वसूल हुई अमाउंट थी ईआरवी थी इसकी 13,500। तो डेटर्स 23,000 में से 13,500 घटा देंगे, 9,500 का लॉस इसमें आ गया। इसके बाद दोस्तों बिल डिस्काउंटेड जो कराया गया था वो एक बैड में था, डिसऑनर था, तो वो भी एक प्रकार का लॉस है 10,000। अब देखते दोस्तों इसके अलावा भी कोई लॉस है और कोई अदर लॉस नहीं है। इन सभी अमाउंट पूरा कर लेंगे, ये अमाउंट आती है 82,500। टोटल कर लेंगे, टोटल ए साइड का आ जाता है हमारा
4,80,400। इसके बाद दोस्तों बी साइड देखते हैं। इसमें जब क्योंकि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स आ चुका है, तो यहां कुछ नहीं आएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट कुछ नहीं दे देगा, अदर प्रॉफिट कुछ नहीं दे देगा, तो टोटल ऑफ बी क्या आ गया, नील। अब इस अमाउंट में से ये अमाउंट उठाते हैं तो हमारी आ जाएगी डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी आ गई 4,80,400 ए माइनस बी, यानी इस टोटल में से टोटल माइनस कर देते हैं तो हमारी डेफिशिएंसी आती है 4,80,400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी समझ में आ गई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।